जरा सोचिए, एक ऐसी जंग के बारे में जो जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के बीच लड़ी गई हो, दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों पर। आज हम बात कर रहे हैं 1999 के कारगिल युद्ध की। एक ऐसा संघर्ष जिसने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें एक बहुत बड़े धोखे और एक ऐसी घुसपैठ में थी जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। ये है कारगिल। देखने में तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है ना, लेकिन ये खूबसूरत पहाड़ी इलाका असल में एक बेहद जरूरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। और यहाँ का मौसम इतना जालिम है कि सर्दियों में पारा -48 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। सोचिए, ऐसे में लड़ना तो बहुत दूर की बात है, सांस लेना और जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग है। तो हुआ ये कि मई 1999 की बात है। गर्मियां शुरू हो रही थीं, बर्फ पिघल रही थी और तभी एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई। कुछ लोकल चरवाहों ने इंडियन आर्मी को बताया कि उन्होंने ऊंची चोटियों पर कुछ हथियारबंद लोगों को देखा है। पहले तो लगा कि शायद कोई छोटी मोटी घुसपैठ होगी, लेकिन नहीं, ये एक पूरी तरह से प्लान की हुई मिलिट्री कार्रवाई थी। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को समझना पड़ेगा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की वो डी फैक्टो बॉर्डर है जिस पर 1972 के शिमला समझौते के बाद दोनों देश राजी हुए थे। तो ये जो घुसपैठ थी, इसने सीधे सीधे उस समझौते की धज्जियां उड़ा दी थी। तो सवाल उठता है कि ये अचानक हमला किया किसने और क्यों? जब जांच हुई तो पता चला कि इसके पीछे एक बहुत ही सीक्रेट और सोची समझी योजना थी। कोड नेम था ऑपरेशन बद्र। और अब आता है इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, हैरान करने वाला हिस्सा। एक तरफ तो ठीक उसी वक्त फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, शांति की बातें चल रही थीं। और दूसरी तरफ पीठ पीछे पाकिस्तानी सेना चुपचाप भारतीय जमीन में घुसपैठ की पूरी तैयारी कर रही थी। मतलब एक तरफ दोस्ती का हाथ और दूसरी तरफ धोखा। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये साफ दिखाता है कि ये घुसपैठ कितनी प्लान की हुई थी। पाकिस्तानी सेना ने ठीक उन चोटियों पर कब्जा जमाया जहां से वो सीधे श्रीनगर लेह हाईवे पर नजर रख सकते थे। ये हाईवे ये भारत के लिए एक लाइफलाइन जैसा है, और उस पर दुश्मन का बैठ जाना ये एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक खतरा था। तो फिर सवाल वही है, पाकिस्तान ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? देखिए, उनके कई मकसद थे। पहला तो ये कि कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली जो मेन सड़क है, नेशनल हाईवे 1, उसे काट दिया जाए। दूसरा, भारत पर दबाव बनाया जाए कि वो सियाचिन ग्लेशियर से अपनी फौज हटा ले। और सबसे बड़ा मकसद, कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उछालना ताकि दुनिया का ध्यान इस पर जाए और कश्मीर में चल रही बगावत को एक नई जान मिले। शुरुआत में तो पाकिस्तान पूरी दुनिया से यही कहता रहा कि ये घुसपैठिए कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, मतलब आज़ादी के लड़ाके हैं। लेकिन ये झूठ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। ये जो कोट है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। पाकिस्तानी सेना के ही एक बड़े जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने बाद में खुद माना कि वहां कोई मुजाहिदीन नहीं थे, वो सब के सब पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर सैनिक थे। अब जब भारत के सामने ये पूरी सच्चाई आ गई कि ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं बल्कि एक सोचा समझा हमला है, तो जवाब देना तो बनता था। और बस यहीं से शुरुआत हुई उस जंग की जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्रों में से एक पर लड़ी गई। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 17,000 फीट। ये वो एवरेज हाइट थी जहां सैनिक एक दूसरे से लड़ रहे थे। इतनी ऊंचाई पर दुश्मन की गोली से भी ज्यादा खतरनाक होती है ऑक्सीजन की कमी, खून जमा देने वाली ठंड और वो खड़े पहाड़ जिन पर चलना भी नामुमकिन सा लगता है। तो भारत ने अपना जवाबी हमला शुरू किया। इसके दो हिस्से थे, दो अलग अलग कोड नेम। जमीन पर जो आर्मी का ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन विजय, और आसमान से जो एयरफोर्स मदद कर रही थी उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। अब सोचिए, भारतीय सैनिकों के लिए ये काम कितना मुश्किल रहा होगा। उन्हें सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाना था और दुश्मन वो पहले से ही चोटियों पर मजबूत बंकरों में बैठा हुआ था। ऊपर से हमला करना हमेशा आसान होता है, इसीलिए नीचे से ऊपर की तरफ किए गए इन हमलों को आज भी मॉडर्न वॉरफेयर की हिस्ट्री में सबसे दिलेर हमलों में गिना जाता है। एयरफोर्स के लिए भी मामला आसान नहीं था। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हवा बहुत पतली हो जाती है।
इसका मतलब हवाई जहाज़ों के इंजन और उनके हथियार ठीक से काम नहीं करते। शुरू में भारत को नुकसान भी हुआ, हमने अपने 2 फाइटर जेट्स खो दिए, लेकिन फिर एयरफोर्स ने जल्दी ही नए तरीके निकाले और लेज़र गाइडेड बमों से पाकिस्तानी बंकरों पर बिल्कुल सटीक हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन देखिए, ये जंग सिर्फ कारगिल के पहाड़ों पर नहीं लड़ी जा रही थी। एक और जंग थी जो दुनिया भर के देशों की राजधानियों में बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जा रही थी, डिप्लोमेसी की जंग। और इस मोर्चे पर खेल पूरी तरह पलटने वाला था। ये जो टाइमलाइन है, ये दिखाती है कि डिप्लोमेसी ने कितनी तेजी से काम किया। जैसे ही दुनिया को ये साफ हो गया कि ये कोई मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सीधा फोन किया और कहा, अपनी फौजें वापस बुलाओ। तो अब पाकिस्तान के लिए 2 मोर्चों पर लड़ाई हो गई थी। एक तरफ कारगिल की चोटियों पर भारतीय सेना का जबरदस्त हमला और दूसरी तरफ पूरी दुनिया में बढ़ता अकेलापन। उन्हें ये बात समझ आने लगी थी कि इस मिलिट्री एडवेंचर में दुनिया का कोई भी बड़ा देश उनका साथ नहीं देने वाला। तो चलिए अब बात करते हैं इस जंग के नतीजों की और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गई। किसी भी जंग की जो सबसे बड़ी कीमत होती है वो इंसानी जानों की होती है। ये जो आंकड़े हैं ये दोनों तरफ हुए नुकसान को दिखाते हैं। भारत के ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक हमारे 527 सैनिक शहीद हुए। पाकिस्तान के जो आंकड़े हैं उनमें काफ़ी फर्क है। नवाज शरीफ ने तो एक बार 4000 तक का आंकड़ा बताया था, लेकिन एक बात तो साफ है, नुकसान दोनों तरफ बहुत भारी हुआ था। और आखिरकार 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने अपनी सभी चोटियों पर वापस तिरंगा लहरा दिया था। इसी दिन को हम भारत में कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन इस जंग का असर सिर्फ सीमा तक ही नहीं रहा। पाकिस्तान में इस हार की वजह से राजनीतिक भूचाल आ गया और कुछ ही महीनों के अंदर वहां की सरकार का तख्ता पलट हो गया। कारगिल युद्ध की जो सबसे खतरनाक बात है वो है इसका टाइमिंग। ये जंग तब हुई जब भारत और पाकिस्तान दोनों को न्यूक्लियर टेस्ट किए हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। दोनों ही देश अब न्यूक्लियर पावर थे और इतिहास में ये सिर्फ दूसरा ऐसा मौका था जब 2 न्यूक्लियर ताकतें आपस में एक सीधी कन्वेंशनल जंग लड़ रही थीं। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब 2 पड़ोसियों के पास परमाणु बम हो तो क्या उनके बीच एक छोटी सी पारंपरिक जंग भी लड़ी जा सकती है? क्योंकि हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं ये छोटी सी जंग किसी बड़े विनाशकारी न्यूक्लियर युद्ध में न बदल जाए। कारगिल ने भारत और पाकिस्तान दोनों की मिलिट्री सोच को हमेशा के लिए बदल दिया और दुनिया को ये सिखाया कि दुनिया की छत पर लड़ी गई एक लिमिटेड जंग भी पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है।